अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडिकेट फोर्स और मोशन का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें आपको इंडिकेट के हवाले से नोट्स साथ साथ उसके साथ ट्रिक्स और इसके साथ साथ आपको कंसेप्ट बिल्कुल मिल जाएगा। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपको हर तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एक तो नोट्स भी मिल जाएंगे, ये बिल्कुल मैंने नोट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हर तरह के नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए हैं और इसमें कंसेप्ट भी है। और आपको साथ साथ पास पेपर के एमसीक्यूज जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। इस देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको बिल्कुल हर तरह की कंफ्यूजन, हर तरह की एमसीक्यूज, हर तरह का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेट, जो हमारे साथ तीसरा लेक्चर है फोर्स और मोशन में। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम का जो हम सिंपली डिफिनेशन करते हैं, किस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या? मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। जो मोमेंटम का हमारे साथ फार्मूला है वो क्या है? फी इज इक्वल टू एम वी। फी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? पी से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद मोमेंटम का यूनिट हमारे साथ क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ये हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं? इस तरह एरो लगाते हैं। मोमेंटम भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये ज़ाहिर कर रहा है कि जहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहाँ पर उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। जिस तरफ किसी बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसी बॉडी की मोमेंटम होगी। मतलब वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन दोनों का सेम है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसका मोमेंटम भी उसी नॉर्थ की तरफ होगा। सही है। इसका मतलब ये वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन एक ही सिमत में होता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूले से जो भी आप सबसे जो इंडिकेट के लिए आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने क्या है? डेरिवेशन को समझना है। आपने हमेशा रिजल्ट को समझना है। जो अगर रिजल्ट आपको समझ आ गया ना तो फिर आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन नहीं होती। अब P इज इक्वल टू एम वी। अब इस फार्मूले में अगर मैं सबसे पहला केस लेता हूँ, अगर मैं इस फार्मूले में मास को कांस्टेंट रखूँ, कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसका फार्मूले में फिर कोई भी रोल इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब वो इस फार्मूले से क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसका वहाँ पर 1 ले लो या इसको कोई रोल होता नहीं। अगर मास की जगह में कांस्टेंट रखूँ, मतलब मास क्या है? कांस्टेंट का मतलब है कि वो यहाँ पर इसका रोल नहीं होता है, इसको यहाँ से निकालो। कांस्टेंट का मतलब उसका या तो यूनिटी ले लो, 1 ले लो उसकी जगह, या तो इसको बिल्कुल किससे निकालो? डेरिवेशन से। अगर मैं मास को कांस्टेंट रखूँ, मतलब मास की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट का मतलब ये कि मैं उसको बिल्कुल चेंज होना न दूँ और मैं वेलोसिटी और मोमेंटम का रिलेशन देखना चाहता हूँ। मैं वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता हूँ, मोमेंटम डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है। तो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने से हमारे साथ मोमेंटम क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होता है। अगर आप मास को क्या करोगे? कांस्टेंट रखोगे तो वेलोसिटी और मोमेंटम में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। कब? अगर वो मास क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो फिर आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह ज़ाहिर करते हो? वाई एक्सिस पर मोमेंटम लिखो और एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी लिखो। स्ट्रेट लाइन ये ज़ाहिर करता है कि मोमेंटम और वेलोसिटी में हमारे साथ क्या है? कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब दूसरा हमारे साथ, अब अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट रखोगे, क्या कांस्टेंट रखोगे? अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट करोगे तो मास और वेलोसिटी में कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो उस चीज़ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस चीज़ की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट रखोगे, वेलोसिटी और मास में कौन सा रिलेशन बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं लिखे, ये सारे एमसीक्यूज है। अगर मास किसी बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बॉडी उसकी मास ज़्यादा है तो उतनी स्पीड से तो नहीं चल सकती जितनी स्पीड से वो छोटी बॉडी चल सकती है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो उसका मतलब, अगर मास कम है तो उसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, छोटी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या बड़ी बॉडी की? छोटी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो लार्ज बॉडी है। अब तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है? अगर वो आपसे कहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब भी हमारे साथ मास और मोमेंटम में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। ग्राफ की फॉर्म में आप इसको इस तरह स्ट्रेट जाहिर कर सकते हो। मोमेंटम और वाई एक्स एक्सिस पर मास लिखोगे, स्ट्रेट रिलेशन ये जाहिर करता है कि वेलोसिटी के मोमेंटम और मास में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक कहता है? सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम। सेकंड लॉ और
मोमेंटम के दरमियान, जो लीनियर मोमेंटम है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। हम पढ़ते हैं कि F इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ में क्या पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब इसके बाद F इज इक्वल टू एम ए, एम तो मैंने लिख लिया, एम मैंने कॉमन ले लिया, एक जगह मैंने क्या लिख लिया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सलेशन का फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने लिख लिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सही है। अगर मैं यही मास फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ, कॉमन का मतलब है कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो अगर वी एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम वी एफ बन जाएगा, अगर वी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी आई हो जाएगा, दरमियान में माइनस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एम वी एफ माइनस एम वी आई, देख एम वी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है या नहीं। तो एम वी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूँ, यानी तो इसकी जगह मैं चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हमारे साथ फोर्स का एक और नया फार्मूला आ गया कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। तो इसको आप एक तरह से, ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसको आप क्या भी कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई आपसे एमसीक्यूज पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज इक्वल टू फोर्स मास वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तब आपने क्या लगा, इस तरह ये एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है बहुत सारा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, मगर वो क्या होते हैं, इजी होते हैं। तो आपने सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, जितनी वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होगी वही वैल्यू फोर्स की होगी। सही है, जो वैल्यू फोर्स की होगी वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होगी। तो आपने सिंपल लगाना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर है। तो फोर्स का एक और फार्मूला आ गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपको इस तरह पूछ सकता है कि वो आप पूछ सकते हैं चेंज मोमेंटम ये, टाइम ये, आपके साथ फोर्स मालूम करो, या टाइम ये आपके साथ फोर्स ये, आप क्या मालूम करो, मोमेंटम मालूम करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोमेंटम भी आप फाइंड कर सकते हो इस तरह। तो यहाँ पर ये इम्पल्स का एमसीक्यूज है, ये मैं बाद में करवाऊँगा। पहले मैं किसका एमसीक्यूज करवाऊँगा, जो इंडिकेट के पास पेपर में आया भी हुआ है, किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपके यहाँ पर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में वो एमसीक्यू लिखा होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए मास के किसी भी बॉडी की जो मास है वो 100 kg है, उसका टाइम 4 सेकेंड है और उसका फोर्स 100 न्यूटन है। वो आपसे कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ टाइम भी गिवन है, मास भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने हमेशा क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह एमसीक्यूज होते हैं कि आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। अब यहाँ पर आपको मास भी गिवन है, यहाँ पर टाइम भी गिवन है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मालूम करने के लिए इस फार्मूले में किधर मास का जिक्र हुआ है, किधर हुआ है, किसी भी जगह इधर मास का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम। मास का जिक्र तब होगा जब आप चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करोगे, एम वी एफ की फॉर्म में लिखोगे, एम वी एफ माइनस एम यू आई। सही है, इसकी फॉर्म में लिखोगे तब आप मास का जिक्र यहाँ पर। अब चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपल यहाँ पर लिखा होगा, मास का जिक्र तो होता है इसमें चेंज मोमेंटम में, जब आप इसको खुले फॉर्म में लिखोगे इस तरह तो मास का यहाँ पर आता है मोमेंटम, एम और वी तो मोमेंटम के बराबर ही होता है। मगर यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में तो मास का कोई जवाब बनता नहीं है ना टाइम का कि वो आपको दे दे, क्योंकि सिंपल मैंने अभी आपको बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी और डेल्टा टी, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू एफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की आपको फोर्स की वैल्यू ये गिवन है और आपसे पूछ क्या रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो वैल्यू फोर्स की होगी वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होगी, कोई भी कैलकुलेशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपल लगाना है, जो वैल्यू फोर्स की होगी वही मोमेंटम की होगी। तो हमारे साथ आंसर क्या गया, 100 न्यूटन। या आपसे पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू 100 है, इस तरह भी आपको दे सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। आपको मास भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि फोर्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू 100 है, तो लाजमी सी बात है फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे साथ 100 है, क्योंकि दोनों बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने बाकी चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं करना है, आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। जो वैल्यू फोर्स की होती है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होती है। तो अपनी सिंपल अगर आपको समझ आ गया है, कंसेप्ट समझ आ गया, तो अपने डायरेक्ट यहाँ पर टाइम वेस्ट बगैर आपको क्या करना है, वो फोर्स गिवन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स तो दोनों इक्वल होते हैं। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसी बॉडी में उतना ही फोर्स होती है, तो वही जितनी फोर्स की वैल्यू वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होती है। फोर्स की वैल्यू हमारे साथ कितनी गिवन है, 100 होते हैं, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होगी, 100 न्यूटन उसी की वैल्यू होगी। तो इस तरह रेट का मतलब ये है, जिधर भी रेट किसी चीज़ के नीचे डिवाइड होता है, उस जिधर भी रेट लिखा होता है उसका मतलब क्या है, टाइम उसके नीचे डिवाइड होगा। जिस तरह हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट का मतलब क्या है, वहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम डिवाइड हो रहा है। ये रेट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप रेट नहीं लिखोगे, चेंज ऑफ मोमेंटम सिर्फ लिखोगे, ये पूरा तारीफ आपकी गलत है। रेट हमेशा वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर उसके नीचे टाइम डिवाइड हो रहा होता है, तो हम वहाँ पर लफ्ज़ यूज़ करते हैं रेट। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, मोमेंटम की कंसेप्ट एमसीक्यूज हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इम्पल्स की तरफ आते हैं। इम्पल्स, अब इम्पल्स की तारीफ हम सिंपल करते हैं। इम्पल्स किस कहते हैं, फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे साथ क्या आती है, इम्पल्स। इम्पल्स की फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स को हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी मर्जी है, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना आसान लगे आप उसी से रिप्रेजेंट करो। तो हमारे साथ इम्पल्स का फार्मूला क्या है, इम्पल्स कहते हैं किसको है, जब किसी भी बॉडी के लिए स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। किसी भी स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। जिस तरह बैट और गेंद के दरमियान जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बैट और बॉल के दरमियान क्या होती है, कांटेक्ट होती है और उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगता है। बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए वो आपस में कांटेक्ट में रहती है। तो इसलिए किसी भी बॉडी पर स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम क्या करती हैं, क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का हमारे साथ फार्मूला क्या है, इम्पल्स हमारे साथ फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। अब फोर्स मैंने आपको क्या पढ़ा है, अभी आपको पढ़ा है फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अपने इस तरह फार्मूले आपसे वो पूछ सकते हैं और कि फोर्स इम्पल्स किस तरह है। इम्पल्स को आप एक और फॉर्म में इस तरह आपको भी देख सकते हैं एमसीक्यूज में, अपना हर तरह से अवेयर है। फोर्स का वैल्यू हमने फोर्स किसके बराबर पढ़ा अभी, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। तो मोमेंटम इसको फोर्स की जगह हम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वही मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इस तरह हम भी लिख सकते हैं। डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आपने एक इम्पल्स का एक और फार्मूला भी याद करना है कि इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है। जो वैल्यू चेंज ऑफ मोमेंटम की आ रही होती है वही किसकी होती है, इम्पल्स की होती है। कोई आपसे पूछे कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 5 है, उसकी इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, तो लाजमी सी बात है उसकी इम्पल्स की वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी। ये इसी तरह कंसेप्ट जिस तरह अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। तो इम्पल्स का एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। तो इम्पल्स का यूनिट हमारे साथ क्या है, यूनिट भी आप अक्सर पूछते हैं, इम्पल्स की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इम्पल्स का यूनिट है। इम्पल्स हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा हुआ है, एवरी मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स। यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि हर जो मूविंग बॉडी है उसमें इम्पल्स होती है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आंसर क्या लिखा हुआ है, नो। आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है यस, नो, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या नहीं, हर मूविंग बॉडी में इम्पल्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, पी इज इक्वल टू एम। हमने अभी पढ़ा था, अगर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट की, वो यूनिफॉर्मली जा रहा होगा, वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से जा रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही होगी, तो लाजमी सी बात है मोमेंटम में भी चेंज नहीं आ रही होगी। वेलोसिटी और मोमेंटम मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट रिलेशन है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगी। जब कोई चेंज नहीं होगा तो मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगी। इसलिए इसका मतलब ये कि उस बॉडी में मोमेंटम का चेंज क्या है, जीरो है। जितना फाइनल मोमेंटम होगा उतना इनिशियल मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के साथ मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया। जब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन मोमेंटम हमारे साथ क्या होगा, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो इसलिए हमारे साथ उस बॉडी में मोमेंटम क्या होगी, इम्पल्स क्या होगी, जीरो होगी। जब इम्पल्स जीरो होगा तो मैंने अभी बता दें चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर। तो जब चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होगा, उस बॉडी में जीरो होगा, कब का, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यू लिखा, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ मोमेंटम। अब मैंने इसको एमसीक्यू की फॉर्म में लिखा। अब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, उसके मोमेंटम होती है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी
जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना तो फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, उसमें जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी की जगह मैंने यहाँ पर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का MVF माइनस MVI के फॉर्म में भी लिखते हैं। मैंने मास कांस्टेंट लिया MVF माइनस MVI, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, उसका चेंज क्या है, जीरो है। अगर जितने फाइनल होगा उतने इनिशियल होगा। फाइनल इनिशियल हमारे साथ 10 है और फाइनल भी 10 है, 10 माइनस 10 जीरो, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चेंज जीरो है हमारे साथ। जब चेंज जीरो होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे साथ मोमेंटम भी लाजमी सी बात कांस्टेंट होगी, तो हमारे साथ जीरो m के साथ मल्टीप्लाई होगी, मोमेंटम की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर जा रही होगी तो उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं होगा, उसमें कोई भी इम्पल्स नहीं होगा, उस बॉडी की इम्पल्स बिल्कुल जीरो होगी। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखा हुआ है कि चेंजिंग वेलोसिटी हैविंग मोमेंटम। चेंजिंग वेलोसिटी अपने इसको ट्रिक की फॉर्म, चेंजिंग वेलोसिटी इक्वल टू हैविंग इम्पल्स। जिस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, जिस बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल होगी मतलब चेंज हो रही होगी, उस बॉडी में क्या होगा, इम्पल्स होगा। चेंजिंग वेलोसिटी हैविंग इम्पल्स। अब इसके बाद मैंने एक और एमसीक्यू लिखा हुआ, बॉडी ऑफ मास 10 kg, किसी भी बॉडी की मास हमारे साथ 10 kg, वेलोसिटी 3I + 3J मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हमारे साथ वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। अब आपसे क्या ये वो मांग रहे हैं, मोमेंटम। वेलोसिटी यहाँ पर एक 3I + 3J वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। अब मोमेंटम का फार्मूला, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, मोमेंटम मालूम करना है, P = mv। अब सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म से क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। वेक्टर की फॉर्म से सिंपल लेने के लिए तो हम सिंपल इसका क्या लेना है, A², आप पिथागोरस का थ्योरम नहीं है उसी तरह आपने इसको फाइंड करना है, T² + 3² अंडर रूट, जो भी वैल्यू आ जाएगी जिस तरह इस तरह वेक्टर की फॉर्म में जो भी एमसीक्यूज आ गया तो आपने इसको क्या करना है, सिंपल वेक्टर जो पिथागोरस थ्योरम की तरह आपने उस पर क्या अप्लाई करना है, वेक्टर की फॉर्म में। जिस तरह रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा है x² + y² अंडर रूट, तो आपने भी x² + y² अंडर रूट जो भी वैल्यू आएगी वही इसकी क्या होगी, सिंपल फॉर्म होगी। हमारे साथ कौन सी वैल्यू होगी, 3² + 3² 9 + 9 अंडर रूट, हमारे साथ क्या हो गया, 18 अंडर रूट आ गया। सही, 18 अंडर रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 = 9, 9 2 = 18, क्योंकि हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है किसी तरह भी से, तो इसलिए मैंने इसको रिजोल्व करके लिखा हुआ है। फिर 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ×2, 3 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, 3 बाहर आएगा और अंडर रूट 2 क्या होगा, 2 अंडर रूट में रहेगा मीटर पर सेकेंड। अब C3 अंडर रूट 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे साथ मास से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करो, P = mv। मास हमारे साथ 10 kg और वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, 3 अंडर रूट 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ गया वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है, वो 1.4 के बराबर होता है, वो अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, आपने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। इससे अंडर रूट को भी रिजोल्व करना है। अब इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, जिस तरह अभी मैंने मोमेंटम में पढ़ा वहाँ पर मैंने आइसोलेटेड सिस्टम की जिक्र नहीं की। अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस पर रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स वहाँ पर क्या हो, जीरो हो। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स वहाँ पर उस सिस्टम में क्या हो, जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, फोर्स का फार्मूला में मैंने क्या पढ़ा, ये जो मोमेंटम के साथ मैंने अभी जो F = चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी मैंने पढ़ा है, ये हमारे साथ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। जो F का फार्मूला क्या था, ma, दूसरा फार्मूला F का क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर फोर्स जीरो होगा तो लाजमी सी बात है चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा या नहीं, तो इसकी लाजमी सी बात है चेंज इन मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या है, जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम का जीरो का मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब ये इनिशियल मोमेंटम उस तरफ जाएगा तो फाइनल मोमेंटम = इनिशियल मोमेंटम, मतलब जितना किसी बॉडी में फाइनल मोमेंटम होगी उतना ही इनिशियल मोमेंटम होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी में मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस बॉडी में मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड वो सिस्टम जिसमें मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, मतलब वहाँ पर मोमेंटम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। चेंज इन मोमेंटम वहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए, इम्पल्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, फार्मूले एमसीक्यूज जो भी मैंने करवाया ये हो गया। अब इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे साथ क्या है, न्यूटन्स लॉज। कौन सी, न्यूटन लॉज, ये भी इससे भी एमसीक्यूज आते हैं। अब न्यूटन्स लॉ, सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ इनर्शिया।
अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो होती है। उस बॉडी में क्या होती है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं अगर किसी भी बॉडी पर आप नेट फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो बॉडी अगर उसी कंडीशन में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही होगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही होगी, अगर वो रेस्ट पे होगी तो वो रेस्ट पे होगी। इनर्शिया भी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि वो अपनी चेंज को रेजिस्ट करती है। मतलब मैं जिस हालत में बैठा हूँ मैं उसी हालत में खुश हूँ। अगर मुझ पर कोई फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मैं अपनी हालत चेंज नहीं करता हूँ। अगर मुझ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तब मैं अपनी हालत चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास। जितनी भी किसी बॉडी की इनर्शिया होगी उतनी उसकी मास। अगर किसी बॉडी में मास, किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या है? उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। किसी भी बॉडी में मास ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है? उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब बड़े बॉडी को अपनी जगह से चेंज करना, हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या एक छोटी बॉडी की? लाजमी सी बात है बड़े बॉडी को अपनी जगह से हिलाना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बॉडी। अब अक्सर एमसीक्यूज पूछता है कि न्यूटन का कौन सा कानून, कौन सा लॉ हमारे साथ फोर्स को डिफाइन करता है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं? F=ma सेकेंड लॉ, क्योंकि वहाँ पर उस लोगों ने पढ़ा होता है कि फोर्स का फार्मूला तो हमारे साथ सेकेंड लॉ में आता है, तो ये लाजमी सी बात है इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या है? सेकेंड लॉ। नहीं, बल्कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है, क्योंकि वो फोर्स को डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट और फोर्स लगाने की एप्लीकेशन के बारे में फर्स्ट बात करता है। तो फोर्स की तारीफ के बारे में, फोर्स की डिफिनेशन के बारे में कौन सा लॉ बात करता है? फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे साथ क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। इसी के बाद हमारे साथ न्यूटन सेकेंड लॉ आता है। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? ये न्यूटन सेकेंड लॉ, ये भी एमसीक्यूज पूछता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे साथ किसके बारे में? ये हमारे साथ मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताती है, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं या कोई और फार्मूला। तो न्यूटन सेकेंड लॉ किसके बारे में हमें बताती है? कैलकुलेशन या मेजरमेंट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की मेजरमेंट और कैलकुलेशन के बारे में बताती है वो कौन सी लॉ है? न्यूटन सेकेंड लॉ। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 न्यूटन इज इक्वल किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स का यूनिट हमारे साथ क्या है? न्यूटन है। तो आप सिंपल इसको, न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पूछ सकता है या न्यूटन भी पूछ सकता है। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारे साथ क्या है? बेस यूनिट का मतलब ये, कोई भी आपसे पूछे कि जूल किसके बराबर होता है, वाट किसके बराबर होता है, इसका बेस यूनिट का मतलब ये है कि आप उसको बेस क्वांटिटी की फॉर्म में, लेंथ मास टाइम की फॉर्म में उसका यूनिट लिखो। जिस तरह यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये इसका क्या है? बेस यूनिट है। अब यहाँ पर फोर्स क्या है हमारे साथ? फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है जब मास कांस्टेंट होगा। इसी तरह फोर्स हमारे साथ, एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है? वो इनवर्स रिलेशन है मास के साथ। क्या है? इनवर्स रिलेशन है। फोर्स एक्सेलरेशन के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। अब मैंने यहाँ पर कुछ रिलेशन लिखे हुए, आपको सब कुछ समझ आएगा। केस नंबर 1 में अगर हम एक्सेलरेशन को सेम रखें, अगर हम एक्सेलरेशन को क्या करें? कांस्टेंट करें। एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन को क्या करोगे? कांस्टेंट रखो, तब हमारे साथ फोर्स और मास में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर आप क्या करोगे? कांस्टेंट रखोगे, एक्सेलरेशन किसको कांस्टेंट करोगे? मास को कांस्टेंट करोगे। तो आपसे रेशियो भी पूछ सकता है, आपको दो फोर्स की आपसे इस तरह दो वैल्यू ऑफ मास दे सकता है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ, एक फोर्स भी दे सकता है और दो मास की वैल्यू दे सकता है, एक फोर्स दे सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि दूसरा फोर्स मालूम करो, या फिर F2 लिखो कि F2 मालूम करो उसकी वैल्यू कितनी है। तो अपने सिंपल क्या, फोर्स किसके डायरेक्ट रिलेशन है? मास। वो आपसे, तो जब मास क्या होगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो रेशियो किस तरह आएगी? F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। सही है। यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन। डाइन हमारे साथ फोर्स का भी यूनिट है। डाइन भी एक जो पुराने सिस्टम में हम यूज़ करते FPS CS, उसमें हमारे साथ फोर्स क्या था? डाइन में मेयर करते थे। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन्स। तो यह आपको समझ आ गया, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हमारे साथ फोर्स मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हम रेशियो किस तरह बनाएंगे? F1 और F2 इज इक्वल टू M1 और M2। जहाँ पर 1 लिखेंगे ऊपर भी 1 लिखेंगे तो सामने वाला भी 1, नीचे भी 2, नीचे वाला सामने वाला भी 2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में। अब केस 2 में अगर आपके साथ फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन और मास के दरमियान क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। एक्सेलरेशन और मास के दरमियान हमारे साथ क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। एक्सेलरेशन और मास के दरमियान क्या रिलेशन बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह आप रेशियो भी बना सकते हैं, A1 और A2 इज इक्वल टू M2 और M1। अब मैंने यहाँ पर M2 और M1 क्यों लिखा है? इसका रेशियो बनाने के लिए
इसलिए बनाया क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप A1 और A2 लिखोगे तो यहाँ पर M1 और M2 और M1 लिखोगे। अगर आप यहाँ से A2 डिवाइडेड बाई A1 या कीजिए इसको रिवर्स करते हो, मैं यहाँ पर A1 लिखा हुआ है A2, मैंने क्या लिखा हुआ है A1 और A2। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर A2 और A1 तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे M1 और M2, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे A1 और A2, M2 और M1, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इसके अलावा भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के मुताबिक भी। वो आपको किस तरह पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि किसी भी बॉडी की फर्स्ट बॉडी जो उसका मास ये है, सेकेंड बॉडी की मास ये है, और हमारे साथ जो इनमें एक्सेलरेशन क्या है, जो फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन है वो ये है। आपसे पूछ सकता है सेकंड बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करो, सेकंड बॉडी की एक्सेलरेशन से मुराद A2 फाइंड करो, तब फाइंड करो इन विच फोर्स इज कांस्टेंट इन ऑल केसेस, फोर्स इज कांस्टेंट। तो आपने एक हिंट आपको मिल गया कि फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन और मास के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, तो आपने ये रेशियो बना देनी है। A1 की वैल्यू आपको गिवन है A2, तो आपने फाइंड करना होता है। मास की कोई भी वैल्यू गिवन होगी A1 मतलब 5 kg गिवन होगा, आपने यहाँ पर पुट किया होगा। M1 की वैल्यू आपको 2 kg गिवन है, आपने पुट करना है, इन दोनों को सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा A2 आपके साथ आएगा। फिर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसी तरह वैल्यू आपके साथ आ जाएगी। इस तरह आपके साथ एमसीक्यूज पूछेगा। इसी तरह इसमें भी पूछ सकता है। वो आपको आखिर में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो आपको सब कुछ की वैल्यू दी होगी कि F2 फाइंड करो, F1 इतना है, M1 इतना है, M2 इतना है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपने F2 किस तरह फाइंड करना है, तो आपने सब में वैल्यू पुट करना है, इस तरह फाइंड करना है। इस तरह ये रेशियो आपको पूछ सकते हैं, रेशियो इस तरह आपसे पूछ सकते हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वहाँ पर भी इस तरह रेशियो बनाई थी, इस तरह भी आपसे ये रेशियो पूछ सकते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, थर्ड, अगर मास कांस्टेंट होगा, अगर मास कांस्टेंट होगा इस रिलेशन में तो हमारे साथ फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन में कौन सी रिलेशन होगी, डायरेक्ट रिलेशन होगी। इसी तरह फिर आप रेशियो बना सकते हैं A1 और A2 इक्वल टू F1 और F2, मतलब A1 और A2, A1 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है तो आपने सेम सीक्वेंस पे लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में तब लिखोगे कि अगर वो दोनों इनवर्स रिलेशन में होंगे। तो ये भी इस तरह से रेशियो पूछ सकता है, ये आपने याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। सिंपली आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, जब हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे फोर्स और मास में क्या रिलेशन होगी, अगर फोर्स को हम कांस्टेंट करेंगे एक्सेलरेशन और मास में क्या रिलेशन होगी, अगर मास को कांस्टेंट रखेंगे एक्सेलरेशन और फोर्स में क्या कांस्टेंट होगी, या इस तरह एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको एमसीक्यूज में उस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट हमने गौर करना है, उसमें मास कांस्टेंट का लफ्ज़ अगर यूज़ किया होगा तो फिर आपने ये रिलेशन यूज़ करना है, अगर उसने फोर्स का यूज़ कांस्टेंट का यूज़ किया होगा तो ये रिलेशन यूज़ करना है, उसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट का यूज़ किया होगा तो फिर ये रिलेशन यूज़ करना है। अब किसी तरह भी आप क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल फिट रहना है। तो हमारे साथ क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी होगा, सेकंड लॉ भी होगा। आप यहाँ पर एक एमसीक्यूज, अ बॉडी ऑफ हैविंग मास कितना है 10 kg एंड दो फोर्सेस वहाँ पर लग रहे हैं, एक 2 न्यूटन एक 10 न्यूटन, एक ऑन इट उस पर लग रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। आप यहाँ पर वर्ड अपोजिट डायरेक्शन है, फाइंड एक्सेलरेशन। दो फोर्सेज है आपके साथ, एक मास है। मैंने अभी एक फोर्स का फार्मूला क्या बताया, F इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, आपसे क्या मान रहा है, एक्सेलरेशन मान रहा है F1 और F2। तो दो फोर्सेज आपको गिवन है, दो फोर्सेस गिवन होने के साथ साथ मतलब आपको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन भी गिवन है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट वर्ड यूज़ करोगे तो आप क्या करोगे, सिंपल एक्सेलरेशन इक्वल टू इन दोनों फोर्सेस को क्या करोगे, माइनस करोगे, बड़े फोर्स को छोटे से माइनस करोगे। 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई आपके साथ मास कितना है वो 10 kg, जो भी आंसर आ गया वो आपके साथ वैल्यू आएगी। आप अगर यहाँ पर लिखा होगा अपोजिट की जगह क्या लिखा होगा, सेम डायरेक्शन, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो फिर आपने दोनों फोर्सेस को क्या करना है, एड अप करना है। अगर यहाँ पर लिखा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फिर आपने अगर फोर्स फाइंड करना हो तो फिर आपने किस तरह फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या करना है, फिर फोर्स को क्या करना है, रिजोल्व करना है। फोर्स को क्या करना है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, इसको इस तरह रिजोल्व करने के बाद जो भी आपके साथ वैल्यू आएगी फिर आपने यहाँ पर F1 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आपने दोनों को फिर ऐड करना है, अंडर रूट लेना है, जो भी आंसर आ गया फिर आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, नीचे मास के साथ डिवाइड करना है। तो इस तरह आपने हर तरह के एमसीक्यू से क्या करना है, अवेयर रहना है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे भी गई है इस तरह सेम डायरेक्शन का। आई थिंक मुझे ये एमसीक्यूज पूछा गया, तो अपने सेम डायरेक्शन अगर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गया, अगर परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है तो आपने उसका क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर
जिस तरह मैंने यहाँ पर समझाया था कि अगर वेक्टर की फॉर्म में गिवन होगा तो आपने सिर्फ रिजोल्व फॉर्म में लेना है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह आपने रिजोल्व करके फिर जो भी आंसर आ गया फिर उसी की जगह आपने पुट करना है। इसी तरह आपने भी इसको रिजोल्व करना है, एफ एक्स स्क्वायर ये एक्स, वो एफ एक्स और एफ वाई, आपने इस तरह रिजोल्व कर देना है। रिजोल्व का मतलब ये है कि आपने इसको एक्स कंसिडर करना है, इसको वाई कंसिडर करना है, अंडर रूट लेना है। जिस तरह पिथागोरस थ्योरम में एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर जो भी आंसर आ गया वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया न्यूटन लॉ हो गए। तो इस टॉपिक के साथ साथ जो भी एमसीक्यूज आपने इसके नोट्स आपने बिल्कुल इसी को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बनाने हैं। जो भी ये कंफ्यूजन होगी वो आपने कमेंट में लिख देना है, उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। आपने अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने वीडियो को शेयर भी आगे करना है, सही है। क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करोगे मुझे सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगी। मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए बनाना स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं भी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। जो भी आपको चाहिए, कौन सी वीडियो, किस लेक्चर की वीडियो आपको जल्दी चाहिए, आप कमेंट में लिखो, मैं वही लेक्चर पहले स्टार्ट करूँगा। तो ये हो गया न्यूटन लॉज और इम्पल्स का टॉपिक, इम्पल्स हो गया, और साथ साथ हमने कौन क्या क्या उसके साथ कवर किया, और हमारे साथ मोमेंटम्स हो गया। तो इसी वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।